हेलो एवरीवन। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो 9th क्लास के चैप्टर 1 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना। अपन लोगों ने पढ़ा था कि अपन मैटर को 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अपन ने क्लासिफिकेशन करने के बाद अब अपन पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले अपन कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज समझने के लिए, है ना। सबसे पहला कंसेप्ट कि जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा पास पास रहते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर दूर रहते हैं। गैस में पार्टिकल्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है ना। और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहती है उसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। और अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास रहेंगे, बहुत क्लोज रहेंगे अगर एक दूसरे से, तो इसका मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ज़्यादा है ना। और पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत कम है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ भी लिखी हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच की स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब इन दोनों के बीच की स्पेस बहुत कम होगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, है ना। चलो, तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जिसके कारण से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो सॉलिड में कम रहती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा रहता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज होने के कारण से एक दूसरे को बहुत तेज़ अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो सॉलिड मटेरियल रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, फ्लो नहीं करता वो कभी भी। कि अगर अपन ने सपोज़ एक बुक ली और बुक को अगर अपन ने कहीं पे रख दिया तो वो बुक जो है फ़्लो करने लगेगी, तो बुक जो है कभी फ़्लो नहीं करेगी। तो कोई सा भी सॉलिड मटेरियल कभी फ़्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इसके कारण से जो सॉलिड है वो कभी फ़्लो नहीं कर पाता। वहीं पे अगर अपन फ्लूइडिटी की बात करें ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड बिल्कुल फ्लो करते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के बारे में बात करता हूँ मैं, अगर वाटर मैंने कहीं पे स्प्लिट कर दिया, वाटर कहीं पे मैंने फेंक दिया, तो वाटर क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल्स ईजिली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। और गैस तो आप जानते ही हो कि गैस के पास तो गैस तो कंटिन्यूसली फ्लो करती ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है और पार्टिकल्स बहुत ईजिली कहीं पे भी फ्लो कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं बात, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके सारे सब्सटेंसेस सॉलिड लिक्विड गैस की सारी प्रॉपर्टीज शो करें। अभी अपन आगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हर एक सॉलिड सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ज़रूर शो करेगा, है ना। तो अपन लोगों ने पढ़ा क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरे को बताओ, सॉलिड लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली सॉलिड के कम रहता है। अगर गैस के बारे में बात करूं तो गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मैक्सिमम रहेगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मिनिमम रहेगा, है ना। तो
इट इज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही एक यहीं पे अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड उससे कम रहती है, और डेंसिटी ऑफ गैस सबसे कम रहती है। अच्छा, व्हाट इज़ डेंसिटी? अभी अपन लोगों ने पढ़ते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने पहले भी टर्म सभी लोगों ने सुना होगा कि डेंसिटी होती क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेंसिटी का मतलब समझ में नहीं आता है। तो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी तो ये सभी लोगों को पता है कि डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ डेंसिटी। बट आप उसको अगर मैं बोलूँ कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी पहचाननी है तो कैसे पहचानोगे? एक एग्जांपल दो आप किसी भी चीज़ की डेंसिटी का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हायर देन लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन डेंसिटी ऑफ गैस। इसका क्या मतलब होता है? चलो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 150 लोग बैठ सकते हैं। तो 150 लोग अगर बैठ सकते हैं तो वो 150 हो गई उस क्लासरूम की वॉल्यूम, कि मैक्सिमम लोग उस क्लासरूम में जितने आ सकते हैं वो आ सकते हैं 150। लेकिन उस क्लासरूम में बस 10 पर्सन्स बैठे हैं, तो वो हो गया उसका मास। तो 150 लोगों की क्लासरूम में अगर सिर्फ 10 लोग बैठे हैं तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्पेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरी क्लासरूम वैकेंट है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा बिटवीन द टू पर्सन्स। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर क्लासरूम में 150 लोगों की गैदरिंग हो सकती है और वहाँ पे 160 लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड होके 160 पर्सन्स आ चुके हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेंसिटी ज़्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो कम हो गई है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट क्लासरूम जितने आ सकते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम। 150 लोग उस क्लासरूम में आ सकते थे, वो हो गई उस क्लासरूम की वॉल्यूम। और कितने लोग प्रेजेंट हैं वो हो गया आपका मास। अगर ज़्यादा लोग प्रेजेंट रहेंगे तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, या कम लोग प्रेजेंट रहेंगे तो डेंसिटी कम रहेगी। सिमिलरली सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइटली पैक्ड है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, और वो फ्लो भी नहीं कर सकता। इसी कारण से पार्टिकल्स के पास मोशन करने की, मूवमेंट करने की कोई जगह ही नहीं बची। तो इसी कारण से ये आपस में क्या है, सॉलिड जो रहता है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है और आपस में कभी कंप्रेस भी नहीं होता। अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करना चाहो तो वो कंप्रेस भी नहीं होगा। वहीं पे लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो भी कंप्रेस तो नहीं होता लेकिन वो हार्ड भी नहीं रहता। और अगर गैस के बारे में बात करें तो गैस तो कंप्रेस भी हो जाती है और वो हार्ड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फ्लो करती है, तो हार्ड तो हो ही नहीं सकती। सो गेटिंग माई पॉइंट, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड डेंसिटी भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। व्हाट इज डेंसिटी? इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जितनी टोटल कैपेसिटी है, मास जितने एक्चुअल मास प्रेजेंट है आपके पास, है ना, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस। चले अब अपन आते हैं किस पे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे। लेकिन फर्दर पढ़ने से पहले आपको 2-3 प्रॉपर्टी तो समझ में आ ही गई है कि सॉलिड्स हार्ड रहते हैं, लिक्विड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, और गैसेस भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती। सॉलिड्स जो है फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड जो है फ्लो कर सकते हैं, गैसेस भी गैसेस फ्लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करती ही हैं, है ना। अगर फ्लो कर सकते हैं तो सॉलिड्स जो हैं, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप रहता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। गैस का भी डेफिनेट शेप नहीं रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ तो आपको इसी से क्लियर हो गई। फर्दर अपन आगे की प्रॉपर्टीज अभी पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। चलो
अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉलिड्स जो हैं उनका डेफिनेट शेप रहता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं रहता है, गैसेस का भी डेफिनेट शेप नहीं रहता है। लेकिन सॉलिड्स का डेफिनेट शेप तो रहता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में। और कंडीशन क्या है? एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उस पर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट ना करें। अगर हीट करेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन भी फास्ट हो जाएगा, तो उसका शेप में चेंज आ सकता है हीट करने पे। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर, और इन केस अगर आप फोर्स नहीं लगाए तो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भी टूट जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने लगा दिया तो वो सॉलिड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो दो कंडीशंस में उसका डेफिनेट शेप रहता है। सबसे पहली कंडीशन है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स अपन ना लगाएं, है ना। चलिए, दूसरा केस है डेफिनेट वॉल्यूम। उसकी एक वॉल्यूम जो भी है, जो भी चीज़ वो होल्ड कर रहा है वो भी उसकी क्या रहती है? डेफिनेट रहती है। लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट रहती है रूम टेम्परेचर पे। अगर आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसकी वॉल्यूम बदल जाएगी, क्योंकि वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, है ना। और गैसेस तो कंटिन्यूसली फ्लो करती है, तो गैसेस की वॉल्यूम जो है वो तो डेफिनेट रहती ही नहीं है ना। अगर मैं बात करूँ फ्लूइडिटी की, तो सॉलिड्स फ्लो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वहीं पे अपन ने देखा है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं ईजिली, और गैसेस तो कंटिन्यूसली फ्लो करते ही रहते हैं, है ना। तो सॉलिड की फ्लूइडिटी नहीं रहती है, लिक्विड की फ्लूइडिटी ज़्यादा रहती है, गैसेस की फ्लूइडिटी मैक्सिमम रहती है। अगर फिर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव होना, तो सॉलिड्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव अपने आप नहीं होते। कि अगर आपने एक टेबल है, वो टेबल अगर आपने 20 ईयर्स के लिए छोड़ दी, बाद में जब 20 ईयर्स के बाद आप आओगे तो आपको मिलेगा कि जो आपकी टेबल है वो डिफ्यूज़ होके गैस में कन्वर्ट हो गई, या वो डिफ्यूज़ होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जो सॉलिड है वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैंने बोला है आप लोगों को कि सारे सॉलिड्स ज़रूरी नहीं है कि सारी सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करें। तो कुछ सॉलिड जो है वो डिफ्यूज़ हो भी जाते हैं, लेकिन अगर वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होंगे, बहुत धीरे 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 डिफ्यूज़ होंगे। जैसे कि कैम्फर, है ना। कैम्फर मतलब होता है कपूर। लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ डिफ्यूज़ होते हैं। मतलब लिक्विड को अगर आप छोड़ दोगे एक जगह पे, अगर लिक्विड स्प्लिट हो जाएगा, गिरा रहेगा, तो आप लोग देखोगे धीरे 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 वो गैस में कन्वर्ट होके उड़ गया। तो लिक्विड्स जो है वो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करते हैं और डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। गैसेस के पास तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए गैसेस तो डिफ्यूज्ड बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना। इन सब का जो रीज़न है वो सिर्फ सारे रीजंस जो हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही लिंक्ड है। सॉलिड्स जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। सबका रीज़न मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस से ही लिंक है। तो इनकम्प्रेसिबल क्यों रहते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक पास हैं, तो वो कंप्रेस नहीं होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम रहेगा। लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल ही रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़रूर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता कि वो कंप्रेस हो पाए, ठीक है। और गैसेस के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस जो हैं वो कंप्रेसिबल रहती है। ये कुछ पॉइंट्स है, डिफरेंशिएशन है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, आप लोग उस नोट्स में से सारे पॉइंट्स कॉपी कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ना, और जब आप लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे बिल्डअप है, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस मिनिमम होती है सॉलिड में और मैक्सिमम होती है गैस में।
ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में, मिनिमम होता है गैस पे। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस और नोट्स मैं आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू।